जय भारत मित्रांनो। आज फेसबुक लाइव आने का जो मेन मकसद है वह किसान का आंदोलन और किसान की ज़रूरतें मांगें और उस मांगों को पूरे देश में मिल रहा समर्थन और छुटपुट जगह पे जहाँ पे भी आंदोलन चलता है इस सरकार की अवधि में हमने देखा है कि उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश इस सरकार द्वारा हमेशा से रही है। कोई भी अच्छा आंदोलन जब होता है उसमें शायद इनके ही पेड मेंबर जाते होंगे, अलग अलग बैनर लगाते होंगे, अलग अलग नारे लगाते होंगे, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा। और जो किसान का विरोध है वो जो 3 कानून लाए गए हैं 5 जून 2020 को, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, किसी किसान संगठन की मांग नहीं थी, किसान नेता ने कोई आंदोलन नहीं किया था कि ऐसे 3 कानून लाओ। और जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, मतलब अध्यादेश की ज़रूरत जब होती है, जब सरकार को लगता है कि इस कानून को देश हित में या किसके भी हित में, क्योंकि देश हित को इनको लगता नहीं है और ये हमेशा बड़े बड़े उद्योगपतियों के और पूंजीपतियों की हितैषी ये सरकार है और इस सरकार ने उनके फ़ायदे के लिए ही इसको ऑर्डिनेंस लाके पास किया है। और ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या ज़रूरत थी? और जब लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण पूरा देश परेशान था, कोई आंदोलन नहीं करेगा ऐसा सरकार ने सोचा था, लेकिन देश का किसान अपनी मिट्टी से ज़्यादा प्यार करता है, उसको मिट्टी से लगाव है और वो चाहता है कि उस काले कानून के द्वारा जो पूंजीपति है वो उनके खेती पे आक्रमण न करें। और आक्रमण की स्थिति ऐसी है, जो 3 बिल है, जो पहला बिल है कृषक उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण, इसमें किसका संवर्धन हो रहा है, किसका सबलीकरण हो रहा है, ये कानून के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन वो दिन हमें आने नहीं देने हैं। इसलिए इस विरोध का और इस कानून का हम विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। दूसरा बिल जो लाया है उन्हें कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण व कीमत आवश्यक संबंधी जो नियम है, इसमें कृषक सशक्तिकरण तो कहीं दिख नहीं रहा। इसमें जो पूंजीपति है उनका सशक्तिकरण होगा और संरक्षण उन्हीं का होगा और कीमत का आश्वासन, जो बेसिक MSP की बात किसान करते हैं, वो उसमें धुंधली सी आशा है और उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। अगर इस किसान बिल में सरकार किसान की हितैषी होती तो वो सीना ठोक के उनको चर्चा में बुलाती, उनके द्वारा सम्मत करती, उनके बड़े बड़े नेता, किसी उपज के बड़े बड़े ज्ञानकार लोगों को वहाँ पे बुलाती और इस संबंधी कोई चर्चा की जाती। लेकिन ऐसा उसमें किया नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके दिल में हमेशा से खोट रही है। नाम अच्छा, पैकेजिंग अच्छा होता है और उनके अंदर का प्रोडक्ट इस सरकार का घटिया होता है। और इस घटिया के एग्जाम्पल हम इस देश में 2014 से देख रहे हैं। और जो भी इस देश को लीड कर रहे हैं उनका पैकिंग अच्छा है, लेकिन अंदरूनी जो बनावट है, अंदरूनी जो मामला है, वो देश को धोखा देने वाला, पूंजीपतियों को फ़ायदा देने वाला है। उसी से एक तीसरा जो मुद्दा था, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जो कि 1955 का अधिनियम था, उसमें आवश्यक वस्तु का जो भंडारण किया जाता उसके संबंध, उसमें फेरबदल करने का सरकार का जो इरादा है और उसके पीछे की उनकी गलत मंशा और जो गलत इरादे हैं उनको किसान भाप चुके हैं। हर सरकार उस के प्रति जागरूक हो रही है और धीरे धीरे जैसा उन लोगों को पता चलेगा, हर देश का बंदा, जिनकी वजह से देश का हर इंसान का ज़रूरतें, जो अन्न की जो आवश्यकता होती है, जो पूरी होती है, वो किसान को मानता है और वो जानता है कि किसान, उसमें का जो पहला वाला जो नियम है कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन व सशक्तिकरण, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो उसका जो क्लॉज है, वो क्लॉज बेहद ही घातक है और उससे क्या संभावना है किसानों की, वो संभावना मैं यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश करता हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ, लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। और उसके जो संभाव्य धोखे हैं, अगर वो धोखे उनको नहीं हटाती तो इस बिल का विरोध जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान अनाज बोने से पहले ही उसकी खेती के साथ कांटेक्ट करने लोग आएंगे तो जाहिर है बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और वो तो कुछ 2-4 एकड़ का खेती नहीं लेंगे, वो पूरी गांव की 200-300 एकड़ जो भी XYZ है वो उनके साथ करार करेंगे और बोने से पहले किया हुआ करार और भविष्य में उनकी आने वाली कीमतें, इसके प्रति किसान सजग नहीं होता है, ना ही उसमें मोलभाव करने की क्षमता होती है, ना ही वो मोलभाव करना जानता है।
और उसको बातों नहीं तरीके से और आने वाले भविष्य के प्रति गलत जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो बड़ा उद्योगपति है उसको पहुंचाएगा, उसको डराएगा कि आने वाले दिनों में खेती के ये भी अनाज है ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा आएगा तो तेरा भाव इतना नहीं मिल सकता, तो उससे कम भाव में उसको कांटेक्ट कर लेगा उसको डरा के। और जब वो भाव करेगा तो फिर आने वाली फसल में अगर 21 रुपये का मान लेते हैं कि गेहूँ का उसने बोने से पहले भाव किया और बोने के बाद में अगर वही भाव अगर 50 रुपये का होता है तो इसमें आवश्यक मूल्य का जो MSP प्राइस है वो किसानों को मिलने के चांसेस कम है और ना के बराबर है। अगर मान लेते हैं कि उसने करार किया, उनका करार हो गया और किसी कारणवश उद्योगपति ने उनको पैसा देने की मनाही की मोल भाव किए हुए भाव से, तो किसान को कोर्ट में जाने का उसमें प्रावधान नहीं है। किसान तो एक तो जिलाधिकारी के पास जाएगा या भी जो कंसर्न अथॉरिटी सरकार द्वारा नियुक्त की है उसके पास जाएगा। और हम सब जानते हैं कि कौन कितना मैनेज होता है और कौन कितना मैनेज कर सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति जो कि सरकार के ऊपर दबाव से या सरकार के प्रति लगाव से और सरकार का उनके प्रति लगाव से जो नियम लाया गया है, ये तो जाहिर है कि जो उद्योगपति है उनके ही निर्णय में और उनके ही हित में निर्णय लिया जाएगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर और एक संशय लोगों के प्रति है, वो मेरे मन में भी है कि अगर वो 200-400 एकड़ के प्रति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट वो बैंक में लेके जा सकता है और उस पर वो लोन ले सकता है उद्योगपति, क्योंकि वो भविष्य में दिखाएगा कि हमने इस भाव से गेहूं लिया है और वो आगे अच्छा आने वाले दिनों में इतना उसका भाव होगा, हमको इतना फायदा है। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सादर करेगा उसके ऊपर लोन मिलेगा। और भविष्य में अगर वो लोन नहीं पे कर पाया तो जिस खेती के बजट वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उस खेती का कहीं बैंक ताबा न ले ले, ऐसा संशय लोगों के प्रति है, वो मेरे मन में भी है। अगर वो झूठ है तो सरकार ने सामने आके कहना चाहिए, ऐसा क्लॉज लगना चाहिए कि वो लोन उठाए या वो उसकी जवाबदारी, किसान को उससे कोई लेना देना नहीं होगा और उसके जो भी सातबार है उस पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और लगातार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, ये पुराना उसका तरीका है, वो हर साल करती आती है। जो भी अच्छा आंदोलन चलता है वो भक्तों के दिमाग में ऐसा भर देती है कि ये सब देशद्रोही ताकतें हैं, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। कितना गिरोगे? जिसकी वजह से पेट भरता है, जिसकी भरोसे से तुम सत्ता में आए हो, उसके प्रति इतना गलत रवैया। और 1.5-2 कोटी लोग वहाँ पे रास्ते पे सिंधु बॉर्डर पे जो भी है खड़े हुए हैं, उनको दिल्ली आने से रोका गया। इतना ही आपकी रोकथाम होती तो पुलवामा में वो जो 300 किलो RDX नहीं आया होता। ठीक है, वो अलग बात है, फिर भी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक दिन। और बाद में की बात आई कि MSP कैसे खत्म होगा। जो कह रहे हैं सरकार कि किसान देश भर में MSP APMC के बाहर बेच सकता है, वो तो पहले भी बेचता था। आज भी किसान 90% किसान APMC के बाहर मार बेच रहा था। इस कानून से वो बेच रहा है, ऐसी किसी की अवधारणा होती है तो वो गलत है। किसान और वो आगे भी बेचेगा और फिर वो जब वो बेचेगा तो फिर धीरे धीरे ये APMC को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट मोटो वो बताती नहीं है और इनडायरेक्ट मोटो की तरफ वो लेके जाती है। और वो धीरे धीरे APMC खत्म होगी, MSP की कोई धारणा नहीं रहेंगी और MSP के प्रति सरकार का उसमें कोई क्लॉज नहीं है। और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जो गंभीर स्वरूप के हैं, जैसे मोल भाव करने की किसान की कैपेसिटी नहीं होती, वो मोल भाव नहीं कर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो भी चीज़ें याद आ गई वक्त पे हमने कह दिया। और उससे पहले ये ऑर्डिनेंस आने के पहले ठीक 1 महीना पहले की लगभग बात है या उसी के दरमियान की बात है, जो मतलब रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने फ्यूचर बाजार मतलब फ्यूचर ग्रुप से 27,000 कोटी की कोई डील की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बिग बाजार को अपने अंतर्गत ले लिया है, यानी खरीद ले लिया है। और वो उसी के अंतर्गत जियो मार्ट की ऐड भी अभी हम देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में जियो मार्ट की ऐड चल रही है। जियो मार्ट मतलब जो बिग बाजार में अनाज किराना का सब सब्जी मंडी का हो या जो भी धान हो, सब माल जियो मार्ट में बेचा जाएगा। और जियो मार्ट में बेचा जाएगा, उसमें अभी एक और नियम था कि उन्होंने कहा था कि 1955 का जो नियम अधिनियम है, उसमें से मैं एक बात भूल गया कि स्टोरेज संबंधी जो अधिनियम है
मतलब किसान को स्टोरेज करने की, आवश्यक वस्तु को स्टोरेज करने की वो अभी छूट देता है। भाई किसान के पास स्टोरेज करने की क्षमता है। किसान तो अपना अनाज 90% किसान अपना अनाज तो वही खेत में छोड़ देता है। यानी आपने छूट किसको दे दी है, इतना भी मूर्ख जनता को मत समझिए। जनता अगर सीरियसली सोचने लगेगी तो उसको समझ में आएगा कि स्टोरेज करने की कैपेसिटी बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होगी। उनके बड़े बड़े मॉल, स्टोरेज रूम्स होंगे, जो भी क्या बोलते हैं उसको, एसी के जो कोल्ड स्टोरेज होंगे उनके होंगे। वो स्टोरेज कर पाएंगे। जब कीमत है कम, वो स्टोरेज करते जाएंगे, धीरे धीरे कीमतें बढ़ती जाएंगी। और उन पे 1955 के अधिनियम के अंतर्गत पहले आवश्यक वस्तु के अंतर्गत उन पे छाप डालने का और ज़रूरत से ज़्यादा माल अगर स्टोरेज किया तो पकड़ने का प्रावधान था। लेकिन इसके बदौलत अभी तुम किसी उद्योगपति को पकड़ नहीं पाओगे। वो डायरेक्टली बोल देगा भाई सरकार का भी नियम है, हम इसको भंडारण कर सकते हैं और जब कीमत अच्छी लगी हम बेच सकते हैं। उन्होंने किसान का सहारा लिया, किसान के कंधे पे बंदूक रखी और किसान, उनका फायदा पहुंचाने का मकसद बड़े बड़े उद्योगपतियों का था, क्योंकि वो स्टोरेज कर पाएंगे, भंडारण कर पाएंगे और जब लोगों को आवश्यकता होगी तभी वो बेचेंगे। मतलब कीमत उनको मिलेंगी, किसान को उस कीमत से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसान की स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। और वही जो झूठ मूठ बोल के सरकार ये सब सामने ला रही है, उसका पर्दाफाश करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हर दिन हमारा जब निकलता है वो किसान के अनाज खाने से हम यहाँ पे जिंदा है और उसके प्रति उत्तरदायित्व हमारा है। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पूरे देश में इस मुहिम को चला रहा है। बहुत सारे संगठन उसमें जुड़े हैं। उन सभी पे मैं नाच करता हूँ। जो भी हमारे किसान भाई वहाँ पे आंदोलन में डटे हुए हैं, उनका एक खून का कतरा और हमारा एक खून का एक कतरा उनके अनाज की बदौलत है। उस अनाज के प्रति मैं अपनी जो भी प्रामाणिक भावना है वो प्रकट करता हूँ और उस किसान के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। और जो भी अंबानी, अदानी और जो भी बड़े बड़े उद्योगपति ये सरकार के द्वारा ये व्यू रचना रच रही है और सरकार भी उसमें शामिल है, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा पूंजी मिल जाती है इलेक्शन के वक्त खरीदने को, जिसको अपन ऑपरेशन लोटस कहते हैं। भाई ऑपरेशन लोटस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, उससे अच्छा ऑपरेशन किसान चलेगा। और किसान अगर बोना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। एक दिन आएगा कि जो आपने बोया है किसान उसको बोने से पहले काटेगा या बोने के बाद काटेगा। धन्यवाद।